हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 12th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज का हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू भी कर दिया था और फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है दोस्तों। तो आज हम आपके जो फर्स्ट चैप्टर था दो ध्रुवीयता का अंत, उसका एक सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बायोपोलर। तो दोस्तों जैसा हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सोवियत संघ क्या है, किस तरीके से वो बिल्ड हुआ, उसकी विशेषता क्या है, उसके विघटन के क्या कारण है, डिसइंटीग्रेशन के रीजंस बताए थे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे, परिणाम बताए थे आपके सोवियत संघ के विघटन के। आज आपके नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों आइडियोलॉजी के ऊपर, विचारधारा के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व दो पार्ट में बट गया था। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत यूनियन था और दोनों ही सुपर पावर वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहती थी, महाशक्ति बनना चाहती थी, जिसको लेकर इनके बीच में एक वॉर भी क्रिएट हुआ था जो हमने आपको बताया था कि वो कोल्ड वॉर कहलाया था, शीत युद्ध। और जो दोस्तों शीत युद्ध हुआ था, इस शीत युद्ध को वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधाराओं का युद्ध कहा गया था, जहां पर एक तरफ साम्यवादी विचारधारा कम्युनिस्ट और एक तरफ आपकी पूंजीवादी विचारधारा कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी। दोस्तों इनके बीच में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो साम्यवादी विचारधारा थी उसमें आपके संपूर्ण संसाधनों पर किसका नियंत्रण था दोस्तों? सरकार का। और वहीं पूंजीवादी विचारधारा में संपूर्ण संसाधनों पर निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेट सेक्टर का राइट्स था, कंट्रोल था। तो जब आपके जिन व्यक्तियों का संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण होता है, प्रोडक्शन की अथॉरिटी भी उसी व्यक्ति के पास होती है। तो साम्यवाद में प्रोडक्शन की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास थी और पूंजीवाद में प्रोडक्शन की अथॉरिटी आप प्राइवेट सेक्टर्स के पास थी। जैसे कि आपने देखा कि सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है कि सरकार जो कार्य करती है दोस्तों वो सामाजिक कल्याण के लिए करती है, वेलफेयर के लिए करती है। तो समाजवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो दूसरा फंक्शन है वो ये था कि ये वेलफेयर के लिए कार्य करती है। और जबकि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले, पूंजीवादी विचारधारा वाले आप लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। वहीं दोस्तों जो साम्यवादी विचारधारा थी उसे आपके यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ने अप्लाई किया था और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, पूंजीवादी विचारधारा को आपके अमेरिका ने अप्लाई किया था अपने देश में। तो होप सो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में क्या अंतर था। दोस्तों हिंदी में आपको शो रहा होगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अगली स्लाइड जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस चैप्टर। तो दोस्तों शॉक थेरेपी एक्चुअल में था क्या? देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि 1991 में जो सोवियत यूनियन 15 रिपब्लिक कंट्री मिलकर बना था वो टूट जाता है, अलग अलग देशों में बढ़ जाता है, अलग अलग रिपब्लिक कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है। और जब 15 रिपब्लिक कंट्री ये डिवाइडेड हुई और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हुआ मतलब विघटन हुआ, तो सोवियत यूनियन की जितनी भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जैसा अभी हमने आपको पढ़ाया कि साम्यवादी विचारधारा थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, तो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी थी वो सारी की सारी क्या करी गई? सेल करने की बात की गई, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर रही थी और गवर्नमेंट की अथॉरिटी किसके पास शिफ्ट हो जाएगी? पूंजीवाद की तरफ। क्योंकि कौन सी आइडियोलॉजी जीत गई? आपकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जीत गई और अमेरिका का डोमिनेंस स्टैब्लिश्ड हो गया पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों वहीं पर जो ये शॉक थेरेपी था ये एक मॉडल था जो 1990 में आपके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू बनाया गया था, जिसमें आप साम्यवादी विचारधारा से लोग किस तरफ जा रहे थे? पूंजीवादी विचारधारा की ओर शिफ्ट हो रहे थे, मतलब कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट की ओर ट्रांसफर हो रहे थे। और जो ट्रांसफरिंग मॉडल था इसी मॉडल को आपके शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शॉक थेरेपी से अभिप्राय साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का एक मॉडल था। संक्रमण मतलब ट्रांसफर होना। संक्रमण का एक मॉडल था जो 1990 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा बनाया गया था, जिसका अर्थ है चोट देकर उपचार करना। क्योंकि शॉक का मतलब क्या होता है? झटका लगना, चोट लगना, और थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको शॉक थेरेपी क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश मीडियम में भी लिखा है, होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों शॉक थेरेपी के परिणाम की, ये परिणाम क्या निकले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो भी आपकी कंपनियां थी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, अब वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी? पूंजीवाद की तरफ, प्राइवेट सेक्टर्स में। क्योंकि सिंपल सी चीज थी, साम्यवाद तो खत्म हो गया, अब पूंजीवाद की तरफ हमें जाना है।
तो इसी चीज को देखते हुए जो कंपनियां थी उनकी नीलामियां की गई, कंपनियों को नीलाम किया गया। और जब नीलाम किया गया तो वहां पर क्या था दोस्तों, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी आपके यूएसएसआर की। तो जब यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक हो गई थी तो नीलामी करने के लिए जब पासिस बांटे गए कि भाई कंपनियां नीलाम हो रही है, तो इतने लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो कंपनियों को एक्वायर कर सके, कंट्रोल कर सके। बट कुछ बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने कंपनी को एक्वायर किया। तो इसके चलते क्या हुआ, 90% अकेली कंपनियों को औने पौने दामों पर, मतलब चीप क्वालिटी रेट पर आपके बेच दिया गया, जिसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल क्या थी, जहां पर 90% इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया था, लो रेट पर आपके सेल कर दिया गया था। और 10% इंडस्ट्री जो थी वो लगभग आपकी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। तो दोस्तों ये शॉक थेरेपी का परिणाम ही है कि 10% इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय की गई, 90% इंडस्ट्री को आपके लो क्वालिटी पर, लो प्राइस पर बेच दिया गया, जिसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैराज सेल के नाम से जाना गया। थर्ड, अगर मैं इसके बात करूं परिणाम की, तो दोस्तों रूबेल में गिरावट आ गई थी। अब रूबेल क्या है, द फॉल ऑफ द रूबेल। तो रूबेल क्या है दोस्तों, यूएसएसआर की करेंसी थी। तो यूएसएसआर की जो करेंसी थी रूबेल, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी, मतलब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। वही दोस्तों अगर मैं फोर्थ इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, तो फोर्थ है दोस्तों आर्थिक स्थिति कमजोर होना, वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। दोस्तों इनकी कंडीशन क्या थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, क्योंकि 90% उद्योग तो औने पौने दामों पर बेच दिए गए, लो प्राइस पर बेच दिए गए, और 10% इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और इनकी मनी भी पूरी तरीके से वीक हो चुकी थी। तो इसी चीज को देखते हुए इनकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, जो इम्पैक्ट किसका है, आपका शॉक थेरेपी का। आई होप सो दोस्तों शॉक थेरेपी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के समय आपके राष्ट्रपति रहे थे, और कहीं ना कहीं सोवियत संघ को एक तरीके से रीबिल्ड करने के लिए और सोवियत संघ के विघटन को पूरी तरीके से जो आंखों से देखा गया है वो आपके मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा देखा गया था। दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में जो वहां की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जनरल सेक्रेटरी बने, मतलब महासचिव बने, और उन्होंने देखा कि यूएसएसआर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक है। और जो यूएसएसआर की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी, इसी कंडीशन को देखते हुए उन्होंने सोचा क्यों नहीं यूएसएसआर को रिफॉर्म्स किया जाए, सुधार लाया जाए। और सुधार क्यों चाहते थे वो, क्योंकि सोवियत संघ की जो कंडीशन थी वो अमेरिका से बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुकी थी। तो इसी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए आपके यूएसएसआर में मिखाइल गोर्बाचेव सुधार लाना चाहते थे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा दो नीतियां चलाई गई थी। पहली जो नीति थी वो थी ग्लास्नोस्ट, जिसका मतलब है पुनर्संरचना, रीस्ट्रक्चर। और दूसरी जो नीति थी दोस्तों, वो प्रिंटिंग मिस्टेक देख रहे हैं आप लोग, लेकिन दूसरी नीति का जो नाम था वो था पेरेस्ट्रोकियाई। पेरेस्ट्रोकियाई का मतलब होता है दोस्तों ओपननेस, खुलापन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर पूरी तरीके से आपके वीक हो चुका था, यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए आपके मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा नीतियां चलाई गई। दोस्तों ये दोनों वर्ड ही आपके रशियन वर्ड हैं, ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोकियाई, जिसका हिंदी मीनिंग आपके खुलापन और रीस्ट्रक्चर है। दोस्तों आई होप सो आपको समझ आया होगा कि मिखाइल गोर्बाचेव जो 1985 में आपके कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, उन्होंने रिबिल्ड करने के लिए आपके यूएसएसआर में दो पॉलिसी को अप्लाई करने का सोचा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार क्यों लाना चाहते थे। ऐसी क्या कंडीशन उन्हें देखी कि 1985 में उन्होंने सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया। सबसे पहला जो कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ में वो सुधार लाना चाहते थे, पहला है दोस्तों नौकरशाही व्यवस्था का प्रभाव, ब्यूरोक्रेटेड। दोस्तों ब्यूरोक्रेटेड क्या मतलब क्या होता है, नौकरशाही का मतलब क्या होता है। देखिए वहां पर जितने भी लीडर थे, जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और कम्युनिस्ट पार्टी एक ही थी, वहां पर और कोई दल था नहीं, जिसकी वजह से वहां के जो लीडर थे और वहां के जो ब्यूरोक्रेट थे, मतलब वहां के जो राजशाही या राजनेता हो गए या फिर आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे थे, वो पावर का मिसयूज कर रहे थे, जिसकी वजह से सोवियत संघ की ये कंडीशन हुई कि सोवियत संघ बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गया कंपेयर टू अमेरिका। तो एक ये रीजन था जिसकी वजह से सोवियत संघ में सुधार लाना चाहते थे कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को सुधार सके वो, ताकि दोबारा से सोवियत संघ रीबिल्ड हो सके। सेकंड रीजन है दोस्तों एक गणराज्य पर विशेष ध्यान। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ में 15 रिपब्लिक कंट्री मिलकर बना था, वहां पर केवल एक ही गणराज्य पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, जो था आपका रशिया, रूस। तो रूस का ज्यादा विकास हो रहा था, बाकी जो अदर आपके रिपब्लिक कंट्रीज थी उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सोवियत संघ अगेन आपके
कमजोर होता चला गया, तो दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए और उन कंट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए आपके मिखाइल गोर्बाचेव आ गया है। तीसरा, स्लो ग्रोथ, धीमा विकास। तो धीमा विकास हो रहा था, ये तो सभी को पता था क्योंकि अमेरिका बहुत आगे निकल चुका था, जिसकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि ग्रोथ का रेट जो है वो हाई किया जाए, स्पीड को फास्ट किया जाए। फोर्थ है आपका दोस्तों, लोगों की आकांक्षाएं पूरी ना होना। लोगों की जो इच्छाएं थी, जो वांट्स थी, जो आपकी नीड्स थी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोगों की कुछ आपके नीड्स थी, वांट्स थी, जिसकी वजह से सरकार उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रही थी, क्योंकि सरकार तो ऑटोमेटिकली अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव चाहता था कि वो क्या करे, आपके रीबिल्ड करे यूएसएसआर को और इन सभी चीजों को पूरा कर सके, जिसकी वजह से सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो आई होप सो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई डिड मिखाइल गोर्बाचेव वांट टू रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। ये क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों अब बात ये थी कि देखो, मिखाइल गोर्बाचेव तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा था कि सोवियत संघ को रीबिल्ड किया जाए, दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, बट कुछ ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से जो वो अपनी पॉलिसी चला रहा था, वो पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, लागू नहीं हो पाई, और वो पॉलिसी थोड़े टाइम बाद आकर आपके विफल हो गई। तो ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज थी वो फेल हो गई? पहला रीजन, राजनेताओं का साथ ना मिलना, टू नॉट हेल्प विथ पॉलिटिशियंस। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वहां के पॉलिटिक्स पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वहां के लीडर पूरी तरीके से अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव पॉलिसी लाया है, इससे कहीं हमारी पावर कम ना हो जाए या हमारी पावर में थोड़ी सी कमी ना देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से आपके राजनेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने मिखाइल गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो पॉलिसी लाया था वो पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं, लोगों का समर्थन ना मिलना, डिड नॉट गेट पीपल सपोर्ट। देखो, सिंपल सी चीज थी, जो मिखाइल गोर्बाचेव वहां का सेक्रेटरी बना, वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बना था, उसको दोनों का ही सपोर्ट चाहिए था, अपने पॉलिटिशियंस लीडर्स का भी और लोगों का भी। जब पॉलिटिशियंस ने उसका सपोर्ट नहीं किया, तो लोगों ने जो इच्छा जताई थी कि भाई ये गोर्बाचेव आपके सोवियत यूनियन को रिबिल्ड करेगा और हमारी जो वांट्स हैं उनको पूरा करेगा, बट क्या हुआ दोस्तों, आपके जहां पर उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही थी, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, फेल हो गई, जिसकी वजह से आपके लोगों द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट में मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, और सोवियत संघ की जो पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अगला, व्यक्तित्व का कमजोर होना। दोस्तों, अगर मिखाइल गोर्बाचेव अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला पर्सन होता, तो पॉसिबिलिटीज थी कि शायद ये जो पॉलिसी वो लेकर आया था वो सही से इंप्लीमेंट हो जाती, और पॉसिबिलिटीज थी कि शायद सोवियत संघ रिबिल्ड हो सकता था। बट मिखाइल गोर्बाचेव की जो पर्सनैलिटी थी, जो व्यक्तित्व था, वो बहुत ज्यादा वीक था, स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से जो वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहता था वो पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और पूरी तरीके से फेल हो गई। तो आई होप सो दोस्तों ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड दी सोवियत यूनियन। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सोवियत संघ 1991 में आपके पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और सोवियत संघ के उत्तराधिकारी, एक तरीके से उसकी गद्दी का एक अगला जो वारिस बना है वो बना है आपका रूस, रशिया। तो कई जगह एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, रशिया क्या है, सोवियत यूनियन का ही एक आने वाला क्या है, फ्यूचर था, और आने वाला वो एक पार्ट था, उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों याद रखना, कभी भी जब रिलेशंस की बात की जाएगी किसी के साथ भी, तो आपको 3 रिलेशन मेनली याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक रिलेशन, सेकंड आपका पॉलिटिकल रिलेशन, एंड थर्ड ऑफ ऑल आपका आ जाएगा मिलिट्री रिलेशन। तो ये 3 रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम तीनों रिलेशंस के बारे में 2-2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक रिलेशंस अगर मैं बात करूं तो 1945 में आपके वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था, जहां पर यूएसए और यूएसएसआर तो सुपर पावर्स थी, और इसी बीच में कई न्यू कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही थी, आजाद हो रही थी। वहीं पर दोस्तों भारत भी आजाद हुआ 1947 में, और भारत की इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक थी। वहां पर दोनों ही सुपर पावर चाहती थी कि जो नई कंट्री आजाद हो रही हैं उनको अपने ग्रुप में ऐड किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, ताकि सपोर्ट करने के बाद वो उनके ग्रुप में ऐड हो जाए। तो यूएसएसआर ने भारत की इकोनॉमिकली क्या करी, हेल्प करी। तो आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता के समय जो सोवियत यूनियन था उसने भारत की क्या करी, आर्थिक रूप से सहायता करी। सेकंड पॉइंट दोस्तों, वहीं पर दोनों ही पक्षों के बीच में कई ऐसे समझौते हुए, ऐसी ट्रीटी हुई, ऐसे एग्रीमेंट हुए जिन्होंने इनकी इकोनॉमिकली कंडीशन को और भी इंप्रूव किया और भी इकोनॉमिक कंडीशन रिलेशन को बिल्ड किया। मतलब ट्रेड एग्रीमेंट किए गए ताकि क्या हो सके, इनके बीच में व्यापार भी लगातार बढ़ता रहे। दोस्तों आई होप सो इकोनॉमिक रिलेशंस आपको क्लियर हुए होंगे। सेकंड दोस्तों, राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशंस।
दोस्तों अगर मैं पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करूं तो सोवियत यूनियन का जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 15 रिपब्लिक कंट्री मिलकर बना था, जिसमें रूस सोवियत यूनियन का आपका एक ऐसा देश था जिसे सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है, जो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं भारत का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे इनके पॉलिटिकल रिलेशंस की एक नींव यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, मजबूत होती है। और वहीं इसका सेकंड पॉइंट है कि 1971 के वॉर के समय, जब वॉर कंप्लीटली खत्म हो गया था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय दोनों ही पॉलिटिशियंस के बीच में, इंडिया और यूएसएसआर के पॉलिटिशियंस के बीच में आपकी एक ट्रीटी साइन हुई थी 20 ईयर्स के लिए, जो मित्रता और एकता की संधि मानी गई थी। ये भी दोस्तों आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी संधि हुई थी, कब हुई थी, तो 1971 में आपके 20 वर्षीय संधि एकता और मित्रता की, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आई होप सो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट जो इसका पॉइंट आ सकता है वो है सैन्य संबंध, मिलिट्री रिलेशन। दोस्तों 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, और उस समय इंडिया पाकिस्तान के वॉर में आपके अमेरिका ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। वहीं पर भारत की कंडीशन जब वीक हो गई तो भारत ने क्या करा, आपके यूएसएसआर का सपोर्ट मांगा, और यूएसएसआर ने भारत को सपोर्ट किया मिलिट्री से, सैनिक सहायता दी। तो यहाँ पर इनके मिलिट्री रिलेशन शो होते हैं। देन सेकंड आप ये बोल सकते हो कि भारत आपके यूएसएसआर या रशिया जैसे देशों से आधुनिक हथियारों को आयात करता है, खरीदता है, जिससे इनके मिलिट्री रिलेशंस को शो किया जा सकता है। आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गया होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपके चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी आपको डाउट है तो वो डाउट आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे, साथ के साथ मैं आपको शॉर्ट आंसर भी बताता रहूंगा, वो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CIS का विस्तार रूप लिखे, रिटर्न द फुल फॉर्म ऑफ CIS। तो दोस्तों CIS का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, या फुल फॉर्म लिख सकते हैं, 1 मार्क्स की आती है। दूसरा क्वेश्चन है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड? दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जो जाना जाता है वो आपके अमेरिका जाना जाता है, सेकंड वर्ल्ड के नाम से जो जाना जाता है, दूसरी दुनिया के नाम से, वो आपका सोवियत यूनियन जाना जाता है, और तीसरी दुनिया के नाम से आपके उन देशों को पहचाना जाता है जो देश आजाद हुए थे सोवियत संघ और अमेरिका के दो पार्ट में जब बट गया था विश्व उस समय, मतलब कोल्ड वॉर के समय जो देश आजाद हो रहे थे उन देशों को थर्ड वर्ल्ड कहा गया। और आपके उन्हें एक नाम से और जाना जाता है जो है गुट निरपेक्षता, इंग्लिश में कहा जाता है नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान संकट क्या है? दोस्तों 1979 में अफगानिस्तान में क्राइसिस आ गया था, जहां पर इकोनॉमिकली अफगानिस्तान की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, तो उसको एक तरीके से इंटरफियर किया था किसने? सोवियत संघ ने वहां पे, ये आप बता सकते हैं शॉर्ट में। अगला, मध्य एशियाई गणराज्य किस प्रकार बाहरी ताकतों के लिए एक अखाड़े के रूप में परिवर्तित हो गया? हाउ द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक टर्न इनटू एन एरिया टू हैवी पावर्स। दोस्तों जो आपके मध्य एशिया गणराज्य थे वो भारी ताकतों के लिए एक अखाड़ा क्यों बन गए थे? क्योंकि मध्य एशिया के जो देश थे वहां पर ऑयल के बहुत ज्यादा भंडार देख सकते थे, तेल के बहुत ज्यादा भंडार देख सकते थे, तो भारी देश चाहते थे कि उस पर आप कब्जा कर सके और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से कैप्चर कर सके, और अमेरिका और चाइना वहां पर पूरी तरीके से अपनी निगाहें गड़ाए हुए थे, इसलिए भारी देशों के लिए यह एक अखाड़ा बन चुका था पूरी तरीके से। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, अपने उत्तर में तर्क दीजिए। शॉक थेरेपी कुड नॉट सक्सेस इन इट्स ऑब्जेक्टिव, गिव रीजन इन योर आंसर। दोस्तों शॉक थेरेपी ने जो सक्सेस पानी चाहिए थी, शॉक थेरेपी जो बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों सोवियत संघ को रिबिल्ड करने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो चुकी थी और इंडस्ट्री को सेल किया जा रहा था, कैपिटलिस्ट की ओर भेजा जा रहा था। बट जो इंडस्ट्री सेल हुई वो क्या हुई? लो प्राइस पर हुई, और लगभग 10% इंडस्ट्री को आपके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट मिलनी चाहिए थी शॉक थेरेपी के थ्रू, वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाई, क्योंकि शॉक थेरेपी के कारण बहुत सी इंडस्ट्री क्या हो गई? वीक हो गई, और वहां की रूबल इकोनॉमिक कंडीशन और वहां की करेंसी में भी गिरावट देखने को मिली, तो ये अपनी सक्सेसफुल पूरी तरीके से नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वी सोवियत गणराज्यों में तनावपूर्ण स्थिति क्यों बनी रहती थी? क्योंकि दोस्तों पूर्वी जो सोवियत गणराज्य थे वहां पर आपके गृह युद्ध चल रहे थे, अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, और कई इस तरीके के मूवमेंट चल रहे थे जिसने वहां की कंडीशन को बहुत ज्यादा क्या कर दिया था? टेंस भरी सिचुएशन में डाल दिया था, तनावपूर्ण स्थिति में डाल दिया था, कॉन्फ्लिक्ट आए दिन क्रिएट होता था वहां पे, ठीक है। जैसे आपके तजिकिस्तान हो गया, चेचन्या हो गया, दगानिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, ये कई कंट्रीज थी जहां पर आपके या तो अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे या आपके मूवमेंट्स कोई ना कोई चल रहे थे, जिसकी वजह से वहां की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सोवियत संघ के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो दोस्तों पहला जो देश था, गणराज्य था, वो था चेचन्या, और दूसरा था आपका दगानिस्तान। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तजिकिस्तान में
गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला और कब समाप्त हुआ? तो लगभग 10 ईयर्स तक इसमें सिविल वॉर चला और ये 2001 में पूरी तरीके से खत्म हो गया। 1991 में शुरू हुआ था और 2001 में खत्म हो गया था। नेक्स्ट, चेकोस्लोवाकिया के किन दो भागों में टूट पड़ी? दोस्तों दो पार्ट थे जिनमें चेकोस्लोवाकिया बटा, एक चेको और दूसरा था आपका स्लोवाकिया। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी और इसके जो टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए। दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में मेरे को नहीं लगता कि कोई टॉपिक आपका आएगा, तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इन दोनों ही पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से पेपर से पहले तैयार कर लें। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगता है तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सेकंड चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के साथ। ठीक है दोस्तों, जब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।